गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा का प्रतीक पर। फ्रेंड्स, हम लोग सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले एक टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन के ऊपर एक केस स्टडीज़ हम लोग या उसकी स्टोरीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वर्क करता है। ठीक, ये काफ़ी बड़ी कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, काफ़ी देशों में इसके ब्रांचेस हैं। ठीक, तो हम लोग इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो टोयोटा फॉलोज द सर्टेन वेल डिफाइंड बिजनेस प्रिंसिपल्स गाइडिंग इट्स फंक्शनिंग। ठीक है, जिसके ऊपर वो काम करते हैं, ऐसे प्रिंसिपल पे वो कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं जिस पे वो वर्क करते हैं। तो सबसे पहला उनका जो प्रिंसिपल है कि वो चूँकि एमएनसी हैं, सभी देशों में काम करते हैं, काफ़ी देशों में, मोर देन वन कंट्रीज़। तो दे ऑनर द लैंग्वेज एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ ऑफ एवरी नेशन। ठीक, हर नेशन के लैंग्वेज और स्पिरिट ऑफ लॉ को रेस्पेक्ट करते हैं। दे रेस्पेक्ट द कल्चर एंड कस्टम ऑफ एवरी नेशन। इवन दे कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट थ्रू कॉरपोरेट एक्टिविटीज़ इन लोकल कम्युनिटीज़। वो अपनी एक्टिविटीज़ द्वारा, बिजनेस द्वारा वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनकी ग्रोथ के लिए, उनके विकास के लिए भी हेल्प करते हैं। यहाँ दे प्रोवाइड क्लीन एंड सेफ प्रोडक्ट्स, जिससे कि वहाँ लोगों की क्वालिटी जो होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो सुधर सके। ठीक है, दे क्रिएट एंड डेवलप्ड एडवांस टेक्नोलॉजीज। हमेशा वो एडवांस टेक्नोलॉजी पे विश्वास करते हैं और नए से नए टेक्नोलॉजी पे सामान बनाने की कोशिश करते हैं। दे फॉस्टर अ कॉर्पोरेट कल्चर दैट इन्हांसेस इंडिविजुअल क्रिएटिविटी एंड टीम वर्क वैल्यू। दे ऑनर म्यूचुअल ट्रस्ट। ये सबसे बड़ी बात है इनके कंपनी की कि ये मैनेजमेंट और लेबर के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट और रेस्पेक्ट पे बिलीव करते हैं कि दोनों के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। परस्यू ग्रोथ एंड हार्मनी विद ग्लोबल कम्युनिटी थ्रू इनोवेटिव मैनेजमेंट। इनका ये सबसे बड़ा मतलब कि प्रिंसिपल है कि ये सभी देशों से इनका हमेशा ये हार्मनी रखते हैं, ये ग्लोबल कम्युनिटी पे विश्वास रखते हैं और हमेशा इनोवेटिव मैनेजमेंट पे बिलीव करते हैं। ठीक, वर्क विद बिजनेस पार्टनर्स इन रिसर्च एंड क्रिएटिविटी टू अचीव स्टेबल। तो ये हमेशा बिज़नेस पार्टनर्स, नए नए बिज़नेस पार्टनर्स के साथ भी वर्क करते हैं जिससे कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो और दोनों को बेनिफिट्स हो। और ये इनके ग्लोबल विज़न 2010 में है। तो ये काफ़ी पुरानी कंपनी है और ये इनके कुछ प्रिंसिपल हैं जो कि गाइडलाइंस के तौर पे काम करते हैं। और यही नहीं, इस तरीके से सिमिलरली बहुत सारे बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं जिनके कि अपने अपने कुछ सिद्धांत होते हैं हर कंपनीज़ के। तो अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करें तो काफ़ी इसका एक लंबा इतिहास रहा है। इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट थॉट। कई सारे मैनेजमेंट थिंकर्स ने और राइटर्स ने भी इसके बारे में पढ़ा है, लिखा है। तो सबसे पहले अगर और कुछ ना पढ़ के हम लोग इसके मैनेजमेंट प्रिंसिपल के इतिहास के बारे में ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि किसी चीज़ की हिस्ट्री अगर पता हो तो उसकी समझना आसान हो जाता है। तो इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, इसको 6 फेजेज़ में, 6 स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं। स्कूल्स का मतलब यहाँ पे फेजेज़ है में बांटा गया है। पहला है अर्ली पर्सपेक्टिव, सेकंड क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, थर्ड न्यू क्लासिकल थ्योरी, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, फोर्थ बिहेवियरल साइंस अप्रोच, ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म, मैनेजमेंट साइंस, ऑपरेशनल रिसर्च, 6 मॉडर्न मैनेजमेंट। तो अर्ली पर्सपेक्टिव ये था, इसमें एक स्टोरी है जॉब्स की। इजिप्टियन रूलर था। इट स्टार्ट्स विद फ्रॉम 3000 टू 4000 BC, मतलब काफ़ी ज़्यादा पुराना। ठीक, तो उस समय क्या था कि ये बात है उस समय की 2900 BC की, जब उसने एक पिरामिड को कंप्लीट कराया था। वो पिरामिड 13 एकड़ ज़मीन में, 13 एकड़्स ऑफ लैंड में था और 481 मीटर्स हाइट में था। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा पिरामिड रहा होगा। और उसको बनाने के लिए जिस स्टोन स्लैब्स का मतलब पत्थरों की ज़रूरत पड़ी होगी, वो हज़ारों किलोमीटर दूर से लाया जाता था। ठीक है, दूर दूर से ला करके उसे इकट्ठा करके बनाया गया था। और ऐसे वहाँ पे कथाएं हैं, फोकलोर, मतलब कि वहाँ दंत कथाएँ ऐसी हैं, जैसा लोग कहते हैं कि even the sound of a hammer was not heard in the village in the vicinity of the sites of these pyramids। यानी बगल के गाँव में हथौड़े तक की आवाज़ नहीं जाती थी और पूरा पिरामिड जो है 20 साल तक 1 लाख मज़दूरों के साथ कंप्लीट कर लिया गया।
ठीक, ये बहुत बड़ी बात है। 1 लाख मज़दूरों को 20 साल तक मैनेज करना एक बड़ी बात है, और उसके साथ साथ इतने बड़ा पिरामिड बन गया और ज़रा सा साउंड तक भी बगल के गांव में नहीं जा रहा है, तो ये बिना एक अच्छे मैनेजमेंट के हो ही नहीं सकता। तो ये साउंड मैनेजमेंट था इसका। साउंड मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे वो साउंड नहीं, वॉइस वाला नहीं, साउंड में स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। इट कैन नॉट बी कम्प्लीटेड विदाउट द एथरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। तो यहीं से मैनेजमेंट की शुरुआत हुई है। मैनेजमेंट्स के प्रिंसिपल्स को मतलब दुनिया ने जाना, इसका काफ़ी पुराना इतिहास रहा है। नेक्स्ट कम टू द क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, इसको भी प्राचीन प्रबंध थ्योरी कहते हैं। तो इसमें रैशनल इकोनॉमिक व्यू आया। इसमें अलग से आप देखिए, सभी चीज़ को साइंटिफिक तरीके से देखिए। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स थे और ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन थे, अफसरशाही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की गई। तो इस फेज़ में जिन जिन चीज़ों पर बात की गई, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो बुक में या सिलेबस में जो 2 राइटर्स के प्रिंसिपल के बारे में आप पढ़ेंगे, वो भी इसी से रिलेटेड थ्योरी है। ठीक है, इसी से रिलेटेड प्रिंसिपल है, इसी फेजेस के क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी के। F.W. टेलर और हेनरी फ्योल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दिस वाज द एरा ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि ये एरा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, टाइम क्या था ये। इस समय फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन होते थे, लार्ज स्केल में प्रोडक्शंस होते थे, जो कि लेकिन फिर भी वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट एडहेरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्शन बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन, रिलेशन बिटवीन द मैन एंड द मशीन एंड द मैनेजिंग पीपल एंड सो ऑन। ठीक है, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम आया तो ये बहुत तेज़ी से लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होने लगा। तो ये लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कैसे हुआ? जब लेबर का बंटवारा हुआ, स्पेशलाइजेशन किया गया, एज़ पर द पीपल लोगों को दिया जाने लगा, मैन एंड मशीन के बीच में अच्छा रिलेशंस हुआ, पीपल को अच्छे से मैनेज किया जाने लगा। मतलब बहुत सारे प्रिंसिपल्स उभर कर आया और उनको फॉलो किया गया, जिससे कि पॉसिबल हो पाया। तो ये जनरली इसको जो मतलब इस थ्योरी को जो लेड करते हैं वो है मैक्स वीबर। मैक्स वीबर की भी थ्योरी है इसमें, जो हालांकि हम लोगों के ये सिलेबस में नहीं है, बट क्या नाम है कि इस थ्योरी को मानने वाले जितने भी मतलब मैनेजमेंट थिंकर्स हैं, उनको लीड करते हैं मैक्स वीबर। नेक्स्ट कम टू द न्यू क्लासिकल थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ये जनरली ये फेज़ आया 1920 से 1950 तक, जब एम्प्लॉइज़ को सिंपली क्या नाम है रूल, चेन, अथॉरिटी, इन सबको नहीं माना गया। ऐसा नहीं किया कि बस उनको रूल्स बना दिया, उनको फॉलो करना है, अथॉरिटी है, इकोनॉमिक बनाना है, उनको फॉलो करना है, अथॉरिटी के रूल्स को फॉलो करना है। उनको कुछ इंसेंटिव भी दिया जाने लगा, जैसे कि सोशल नीड्स के उनके क्या हैं, उनके एटीट्यूड्स को ध्यान में रखा जाने लगा। और ये सबसे बड़ा ये जो चीज़ें किया गया, ये सब प्रैक्टिकल से एक्सपेरिमेंट किया गया, वो हॉथॉर्न स्टडीज़ में लिखा गया है एट GEC एक्सेट्रा। ठीक है, हॉथॉर्न स्टडीज़ एक अच्छा, मतलब कि इसके बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे जब कभी M.Com वगैरह में जाएंगे, तो हॉथॉर्न स्टडीज़ कोर्स में है वहाँ पे। GEC एक बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ पे इसके एक्सपेरिमेंट को करके इस अप्रोच को मतलब लिखा गया था। तो were conducted then, it was quite natural that in the early phase of the industrial revolution, the emphasis was on development of techniques and technology, and the attention to the human factor was the salient aspect of this school of thought. इसमें सबसे पहली बार ह्यूमन रिलेशंस के बीच में सोचा गया था, ह्यूमंस बीइंग के बारे में। पहले क्या था कि बस प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के बारे में सोचा जा रहा था। इसमें क्या है कि ह्यूमन बीइंग के बारे में भी सोचा जाने लगा इस अप्रोच में। इसके बाद आया बिहेवियरल साइंस अप्रोच। ठीक, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियरिस्ट लाइक ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियरिज्म। तो ये जैसे पूरा का पूरा एक, आप लोग कभी ये फर्दर स्टडीज़ पढ़ेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर करके एक पूरा आपको पेपर ही देना पड़ेगा, M.Com वगैरह में पढ़ेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल, उसमें ये सारी चीज़ें बातें आपको ये लिखी रहेंगी और आएंगी। ये सारे जितने भी नाम हैं उसकी थ्योरीज उनको आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियरिस्ट लाइक क्रिस एग्रेस, डगलस मैकग्रेगर और अब्राहम मैस्लो की थ्योरी आप लोग पढ़े भी होंगे या आगे पढ़ेंगे आप लोग क्लास 12 में भी। फ्रेडरिक हर्सबर्ग यूज द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी टू डेवलप दिस अप्रोच। इसमें क्या है कि इन्होंने क्या किया कि ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, और उनको किस तरीके से मतलब सेटिस्फाई किया जा सके, उनके अंदर क्रिएटिव स्किल्स को डेवलप किया जा सके, उनकी कैपेसिटीज़ का फुल्ली यूज़ किया जा सके, इसके बारे में मतलब ये प्रिंसिपल जो है इसके बारे में जोर देता है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट साइंस या ऑपरेशनल रिसर्च।
It emphasizes research on operations and use of quantitative techniques to aid the managers to take decisions. इसमें quantitative techniques पे ज़्यादा जोर दिया गया. quantitative techniques मतलब कि नंबर्स पे, ठीक है, कैलकुलेशन करके जो भी डेटा आता था, डेटास पे ज़्यादा जोर दिए गए. फिर आता है मॉडर्न मैनेजमेंट. It sees the modern organization as complex systems and underlies contingency approach and use of modern techniques to solve the organizational and human problems. तो it sees the modern organization as complex system. यह आज के युग में क्या है कि जो मैनेजमेंट है बहुत कॉम्प्लेक्स है. इसमें बहुत सारे कॉन्टीजेंसी अप्रोच दिया जाता है कि कब किस समय किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए और आपको कौन सा प्लान लागू करना पड़े. बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक्स आ गए हैं जो ह्यूमन बींग्स के ह्यूमन प्रॉब्लम्स अगर है उसको सॉल्व करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉल्व करने के लिए. तो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हाउ इट इवॉल्व्स. नेक्स्ट फर्दर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, थैंक यू.